तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो सर्वर क्या है, सर्वर कैसे यूज़ करते हैं, सर्वर की टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको बहुत कुछ वीडियो में चला दिया था, समझा दिया था वीडियोस के अंदर। तो कोर्स को हम आगे चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों को हम समझेंगे। तो अभी ये जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, ये प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर। ओके। तो पिछले वीडियोस में जितने भी मैंने इस सब कुछ समझाया वो जाकर देख लीजिए। ओके, सर्वर क्या है ये भी मैंने आपको समझाया था। सर्वर हम बहुत टाइम्स के देखते हैं इन सभी के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में। सर्वर के हार्डवेयर प्लेलिस्ट फिर से मैं कह रहा हूँ, सर्वर की हार्डवेयर प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी हार्डवेयर के अंदर। ओके, सर्वर की जितने भी हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर वगैरह और भी बहुत कुछ। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। हम सर्वर को क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो सर्वर को यूज़ करना है तो आपको सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैंने आपको समझा था। ओके, और बताया था कि सर्वर को हम विंडोज़ एनटी से जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमारा सर्वर बनना, काफ़ी फीचर्स वगैरह एंटर होने लगे। विंडोज़ एनटी से भी पहले थे, लेकिन वो क्या थी, डोस बेस्ड सिस्टम थी। ओके, डोस बेस्ड मतलब कि कमांड बेस्ड सिस्टम थी। ये जीयूआई सिस्टम्स आई है। ओके, ग्राफिकली। तो जैसे जैसे हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वर्स बढ़ी, सबकी की मैंने जानकारी धीरे धीरे बता दिया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को, पिछले वीडियोस को जितने भी ध्यान से देखोगे अच्छा रहेगा। तो डेटा सेंटर्स की ज़्यादातर कहाँ ज़रूरत शुरुआत हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिमांड कहाँ से 2000 से शुरुआत हो चुकी थी और बहुत ही पॉपुलर। फिर बाद में 2003 के अंदर फिर जैसे जैसे हमारी सिस्टम्स आ गई और भी बहुत डेटा सेंटर, डेटा फार्म्स बोलते हैं उसको। विंडोज सर्वर 2008 का इंट्रोडक्शन में दिया था और भी बताया था। विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 ये सिर्फ उन्हीं के लिए प्लेलिस्ट है जो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 ये यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करना सिर्फ जानते हैं और उनकी ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत के हिसाब से या तो फिर उनकी कोई मजबूरी है, जैसे कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए बार बार उनको पैसे जो है हाई देने पड़ते। सर्वर वर्जन हम क्या है कि 16 या 19 या 21 की बात करें तो वो विंडोज सर्वर 2008 के ही अंदर चलाना चाहते थे। इसके लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत सारे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो अच्छे से वो अपग्रेड वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो सर्वर की कैसे रैक वगैरह होती है, इन सभी कुछ मैंने सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाए। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्लेलिस्ट आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, फिर बाद में सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो कौन कौन से फीचर्स वगैरह जो है मैंने आपको पिछली इन सभी की जानकारी मैंने दे दी थी। ओके, तो इन सभी को जाकर देखिए। क्लाइंट के अंदर कौन कौन से चेंजिंग वगैरह हुई है ये 2003 से, फिर बाद में सर्वर 2008 हार्डवेयर के अंदर कैसा सपोर्टिव हमारा है। ओके, तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं, इस तरह से सेटअप होते हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज़ जो होता है, हमारा सर्वर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के टाइम के अंदर, बहुत टाइप की एडवांस टाइप के हार्डवेयर आ चुके हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आपकी सिस्टम्स के अंदर यूँ कहें कि वन बाय वन आपका सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ढंग से चल सकता है। ओके, लेकिन सर्वर के हार्डवेयर के साथ नेटवर्क भी पावरफुल होना चाहिए। तो सर्वर की नेटवर्क की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सर्वर की नेटवर्क की प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हार्डवेयर अच्छा है तो नेटवर्क भी पावरफुल होना चाहिए। अगर नेटवर्क पावरफुल नहीं है तो आप जो है सर्वर की टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे और ना ही आप अच्छा यूज़ कर पाओगे। एनवायरनमेंट में क्या है सर्वर के अंदर, ये भी मैंने आपको समझाया था, बताया था। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देखिए। और फिर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी को मैं आगे से जाके अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन मैंने ओवरव्यू दिया था। एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये एक्टिव डायरेक्टरी है। ओके, तो मैंने एडिशन लास्ट वीडियो में समझाया था, यही से हमारा वीडियो जो है आगे जाके शुरू होता है। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर मैंने आपको कहा था कि एडिशन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन और 2003 के बाद वेब एडिशन आता है। ओके, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वेब एडिशन ऑलमोस्ट मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया था। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या देना चाहता हूँ कि अगर सर्वर 2008 है या 12 है या 16 है या 19 है, कोई भी आपका सर्वर हो,
स्टैंडर्ड एडिशन सभी की जो भी इंफॉर्मेशन है सेम है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट सभी के अंदर आएगी, सभी कंप्यूटर के अंदर आएगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 का स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर फिर मैं आगे 12 समझाऊंगा, तो उसका एडिशन वगैरह समझाऊंगा। एडिशन क्या है मैंने आपको बता दिया था। ओके ऑलमोस्ट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में। और भी एडिशन कहाँ पर यूज़ होता है, कब यूज़ करना चाहिए, इसकी ज़रूर कहाँ पर होती है। तो ऑलमोस्ट इतना समझो कि स्टैंडर्ड एडिशन का बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर काम होता है। ओके, उसका नाम से उसका काम का पता चल जाता है। लेकिन जो लोग को पता ही नहीं है कि एडिशन के अंदर कुछ लोगों को विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 के अंदर आपको पता चल जाएगा कि होम है या होम एडिशन है या होम प्रीमियम। तो वो घर के अंदर नॉर्मल हमारा छोटा मोटा फाइल वगैरह, हमारा छोटा मोटा गेमिंग वगैरह खेलते हैं, म्यूज़िक वगैरह देखते हैं, तो वो सिंपल हमारा कंप्यूटर हो गया, सिर्फ एक काम चलाओ जैसा कंप्यूटर हो गया। लेकिन हम प्रोफेशनल पर चले जाते हैं तो हाई लेवल की सॉफ्टवेयर हो गई, हाई लेवल की ऑथोरिटी की सेटिंग्स हो गई, हाई लेवल की हमारी कम्युनिकेशन की सेटिंग्स हो गई। फिर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल के अंदर प्रोफेशनल लेवल्स पर हमारा जो है विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट यही चीज़ हमें जो है प्रोफेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलती है। आगे जाके हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड एडिशन की हम बात करते हैं। ओके, ये चीज़ होगी। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन की हम आगे जाके बात करते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि नई वीडियो की जानकारी जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर
आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो कि सर्वर की जो बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। जब कोई लिया जाता है खास तरह के सर्वर के लिए, खास तरह की कोई कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे बिजनेस के लिए या मीडियम बिजनेस के लिए, या कोई कंपनी के लिए, या कोई बैंकिंग सेक्टर के लिए, या तो फिर कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी छोटी मोटी कंपनी है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट एडिशन हिसाब से हम लेते हैं, क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 से भी पहले 2003 के अंदर भी एडिशन थे। ओके, और विंडोज़ N95 से भी पहले, मतलब कि 1995 के अंदर भी आपको एडिशन मिलेगी, जैसे कि वर्कस्टेशन का अलग से एडिशंस वगैरह विंडोज़ NT में। उससे पहले जो अगर देखें तो विंडोज़ 95 के अंदर, ओके, ये जो है वो पहले से ही जो है जानती थी कंपनी की, कॉरपोरेशन कंपनी क्या है, स्टैंडर्ड कंपनी क्या है, डेटा सेंटर्स वगैरह जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस सही होने वाली। ओके, तो चले हम इसको और अच्छी तरह से समझने की मैं बात करता हूँ। मान लो कि कोई आपकी कंपनी है, वो कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, अभी कंपनी बनी है। ओके, मतलब कि बिल्डिंग बनी हुई है, आपने केबल कनेक्शन की वायर डाल दिए, लगा दिए। ओके, इलेक्ट्रिकल वायर। ओके, अभी कोई इस कंपनी का CEO आपके पास आता है, या तो फिर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट करता है कि आपको आप यहाँ पर आइए, सर्वर के बारे में वो सेटअप करना है, वो हमारा डेटा वगैरह स्टोर करना है, हमारा इंपॉर्टेंट वगैरह जो है कम्युनिकेशन करवाना है। तो आप वहाँ पर जाते हैं और वो कहता है कि मेरे जो है कंप्यूटर के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम 100 या 150 जैसे कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, 100 या 150 फिर से मैं कह रहा हूँ। तो उस 100 या 150 के अंदर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, हमें सिस्टम को बनाना है। तो वो कहेंगे कि 100-150 कंप्यूटर है, तो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट कितनी है, आपकी एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, ये ग्रुपिंग क्या होती है, ये फिर आपको मैंने बताया था डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं वो आप अगर आप सर्वर की हार्डवेयर के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, और नेटवर्क में भी इसकी वीडियो एंटर की हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब हम स्टैंडर्ड एडिशन या फिर हम नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो हमारा नेटवर्क हमें पता चलता है कि इतना कंप्यूटर है, इतनी स्विचेस लगेगी, इतने केबल लगेगी, और ऊपर से जो है आप
देखते हो कि सर्वर कैसे लगाना है, तो वो कहता है कि आपको सर्वर जो है लगाना है, लेकिन बिना डेटा कभी भी किसी हालत में। वो कहता है सामने वाला पर्सन कि कोई भी हो, कोई भी टाइमिंग हो, मेरा सर्वर ऑन, मतलब कि डेटा मुझे मिल जाना चाहिए, कम्युनिकेशन रुकना नहीं चाहिए। अब वो कंपनी चाहे बैंक का काम करती है, फाइनेंस के काम करती है, जो भी करती है वो आप पता लगा लेते हो। ओके, क्योंकि आप, वो खुद ही सामने से कहता है कि कौन सी किस तरह की कंपनी होगी, कौन ऑर्गेनाइजेशन से या फिर ग्रुपिंग में जो भी कंपनी हो। तो ऐसा मान के चलते कि एक कॉरपोरेशन है जो अलग तरह की यूके की इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। ओके, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी जो है वो मीडियम टाइप की जो सिस्टम जो होती है वो भी जो होती है वो नेटवर्क बनाना चाहती है। अब मेन हमारी बात यहाँ पर काम हमारा शुरू होता है कि हम पूछते हैं कि कितने डिपार्टमेंट हैं। तो वो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट सिस्टम हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट की एक अपने एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर की मतलब कि मेन डिपार्टमेंट होता है उसका, और उनके सीईओ हो या फिर जनरल मैनेजर हो या मैनेजर जो भी हो, वो आपको लिस्ट निकाल कर आपको देता है कि इतने कंप्यूटर है, इतने इतने लोग हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉय वगैरह है ज्वाइन वगैरह करने को, लोगों ने कहा कि 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग करना है। ओके, तो अब बात यहाँ पर आती है कि आपको पूरे बिल्डिंग में आप घूमते हो, देखते हो कि आपको सर्वर वगैरह, तो वो जो कहते हैं कि आपको जो है ये बिल्डिंग है ये इस तरह से करनी है, और वो बताते हैं कि ये कंप्यूटर कहाँ अलग रखने, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से वो मार्क करते जाते हो। ओके, आप अपने नोटबुक में या तो फिर प्रोग्राम में या फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, जहाँ पर भी आपको करना है। तो यहाँ पर कोई सेल डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, फिर आपका एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपका जितने भी हो। ओके, और उन सभी का उन्होंने ग्रुप बना कर रखा है कि भाई अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, यूज़र वगैरह। तो आपके लिए वो यूज़र हुए। ओके, तो स्टैंडर्ड एडिशन का काम यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड एडिशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन सर्वर वर्जन है। ओके, ये चीज़ याद में रखना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड सर्वर क्यों, स्टैंडर्ड एडिशन क्यों, देखिए जब भी सर्वर जब बनता है तो उसकी जो है एक अपनी यूनिक आईडी होती है। ऐसा समझो, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी यूनिक आईडी क्या है विंडोज 10 की, तो मैं यहाँ पर आपको सीधा जाता हूँ, दिस पीसी पर क्लिक करता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ पे चला जाता हूँ। ओके, तो जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी सिस्टम जो होती है वो आपके सिस्टम की जानकारी लेने की ज़रूरत होती है, तो अपनी प्रोडक्ट आईडी जो होती है वो दिखाती है, वो आपको बताती है, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की जब भी कोई नया ऑफिसर या फैक्ट्री इंस्पेक्टर या इंस्पेक्शन करने आएगा, तो ये डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी वगैरह आपको बतानी होती, मतलब कि कहनी पड़ती कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस तरह से एडजस्ट करती है, यहाँ पर हमारे इसका लाइसेंस वगैरह जो है बतानी पड़ती है। ऊपर से आपको जो है एडिशन भी बताने पड़ते हैं। ओके, एडिशन। ओके, तो एडिशन का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ओके, कि एडिशन जो होता है वो स्पेसिफिकेशन बताता है कि ये किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। ओके, और ऊपर से आपका जो है एक्टिवेशन लाइसेंस भी बताते हैं। ओके, तो वो लाइसेंस वगैरह जब लेने होते हैं वो भी बताऊंगा। ओके, आगे जाके, अभी नहीं। तो ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि जब भी हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की हम इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली कभी इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। तो उसको मैं सर्वर हार्डवेयर के अंदर काफ़ी समझा चुका हूँ, सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ें समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो जाकर देखिए। तो हम एडिशन की बात करते हैं, तो वो जो हमारा कंपनी का जो भी सीईओ जो भी है XYZ, उसने आपको कंपनी का नाम दे दिया है। ओके, अब वो जो है कहेगा कि अब हमें आपको यही आगे से चलना है, आपको ये बताएगा कि कहेगा इस तरह से करना है। तो आप उसको जो है कि आप हमारे साथ 2-3 चीज़ें आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस लेने हैं आपको, होगी कि एक जीमेल अकाउंट आपका पास इम्पोर्टेंट होना चाहिए कंपनी के नाम का। तो आप ये चीज़ें बनाते हैं। ओके, फिर ऊपर से आप जो है एक तरह का यूँ कहते हो कि अब नेटवर्क की जो है वायरिंग करनी पड़ेगी या फिर नीचे। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं, इसी कंपनी कहती है। ओके, तो मीडियम टाइप की कंपनी है वो। आप फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाते हैं। ओके, पूरी जितने भी है वो उस हिसाब से बिल्डिंग के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाते हो। एक रूम में 15 रूम है, एक रूम में 15 कंप्यूटर है, दूसरे रूम में 10 कंप्यूटर है, तीसरे रूम में इस तरह से जो है वो 6-7
फ्लोर की जो है 6-7 माले की जो मिडिल फ्लोर है, उसी तरह से आप फाइबर ऑप्टिक का केबल लगाते हो, स्विच जहाँ पर लगाते हो, नेटवर्क की स्विच वगैरह जो है आप लगाते हो। लेकिन जो मेन स्विच आती है हमारी, मेन इसको मास्टर स्विच बोलते हैं, उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वो CCNA में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको स्विच की सिक्योरिटी करनी है तो CCNA की प्लेलिस्ट में जाना होगा, CCNA को पढ़ना होगा। जिनके पास है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क लगाते हैं। अब नेटवर्क लगाते हो, नेटवर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब वहाँ मेन चीज़ ये है कि जहाँ पर अपनी मेन स्विच रखी हुई रखना चाहते हो, रख रहे हो, तो आपके पास जो है मेन इम्पोर्टेंट कि वो रूम कौन सी जगह पर रखोगे, ओके, रूम कहाँ पर बनाओगे। तो उन्होंने बिल्डिंग जो बना दी है, अब उसके अंदर जो है आप, वो जो कंपनी के CEO है वो कहते हैं कि आपको रूम यहाँ पर रखना है, यहाँ पर बनाना है, तभी वो इस तरह से आप कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा रूम होता है, ओके। तो वो रूम देखोगे, रूम बनाया आपने, उसके अंदर आपने कहा कि मुझे पावर जो है, ये जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बर्न कराते हैं वो नॉर्मली रेगुलर जो हमारी होती है वो तो है, लेकिन एक आप जनरेटर भी रखवाते हो जिसके अंदर आप बैकअप पावर के लिए फिर UPS लगाते हैं। मतलब कि पावर की ऑलमोस्ट जितनी भी सेटिंग्स है, पावर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो भी बनाते हो। सर्वर रूम अच्छी तरह से बनाते हो, प्लास्टर वगैरह अच्छी तरह से करते हो, उसकी क्लीनिंग वगैरह, सीलिंग वगैरह कंप्लीट परफेक्ट करते हो, वाटर प्रूफिंग करवाते हो क्योंकि अंदर पानी कोई एंटर ना हो, उस हिसाब से आपको सर्वर रूम बनाते हो। फिर बाद में आती है उसकी पावर के साथ उसकी कूलिंग सिस्टम वगैरह करवाते हो, कूलिंग वगैरह। फिर यहाँ पर आपका आता है सर्वर की मशीन को खरीदना या परचेस करना। तो आप कहते हो कि सर्वर का हार्डवेयर आपका ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी, पूरा लिस्ट आप उसको देते हैं, ओके। तो अगर 150 का कंप्यूटर तो आपको 4 सर्वर कहते हो कि भाई एप्लीकेशन के लिए अच्छा होगा, आपके अलग से का वो आगे जाके समझाऊंगा इस तरह से, तो ओके। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन का काम ये है कि आप ये मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हो। पुराने टाइम के अंदर इस तरह के हम सर्वर की एडिशन लगाते थे, इंस्टॉल करते थे और हमारा सर्वर जो है ऑन कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती थी, जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते हैं यहाँ पर जो है इसके ऊपर लोड बढ़ना शुरू होता है, ओके। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड एडिशन इम्पोर्टेंस होते हैं, ओके। तो स्टैंडर्ड एडिशन का काम ये होता है, मान के चलो कि यहाँ पर ये सेल हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियर डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर HR डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर कंपनी का मेन CEO और भी बहुत मेन सेंट्रलाइज जो ऑफिस वगैरह हो गए, ये हो गया एडमिन डिपार्टमेंट समझ लो। अब इन सभी का डेटा जो है इस सेंटर सर्वर के अंदर इंस्टॉल होने, मतलब कि डेटा एंटर होने वाले। तो स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन सर्वर और मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पर इसे लोड ना बढ़े, आप इसके अंदर 4 या 5 हार्ड डिस्क लगा सकते हो ऑलमोस्ट, ओके, ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, ओके। तो आप कहते हो, बताते हो उसको कि टावर सर्वर लगाने जाएंगे तो इस तरह की काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी काम नहीं करेगी बेहतर तरीके से। तो आप उसको बोलते हो कि आप रैक सर्वर हम लगाते हैं अभी, तो वो जो है रैक सर्वर आप लगाते हो, ओके, जिनमें आपका मेन प्राइमरी सर्वर हो गया जिसको हम स्टैंडर्ड मेन एडिशन लगाते हैं, ओके। स्टैंडर्ड एडिशन लगाने का कारण क्या होता है, तो जो प्रीवियस वर्जन, पुराने वर्जन जो थे वो इसके विंडोज़ 95 के अंदर, तो वो स्केलेबिलिटी या फिर उसकी मेमोरी की और प्रोसेसर की अंदर सपोर्ट जो है लिमिटेड सपोर्ट करते थे, ओके। तो हमारी एंटरप्राइज डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये विंडोज सर्वर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट डिप्लॉय किया गया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ओके। क्योंकि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो कम से कम जना जो है वो जितना भी लोड होता है वो मिनिमम 150 या 200 के आसपास आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो, ओके। कहने का मतलब कि हमारा जो भी कोई भी ऐसा वर्जन हो स्टैंडर्ड सर्वर के अंदर, बेसिक फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सर्वर के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट सर्वर को सर्वर बनाना है तो वो आपको ये एडिशन मिल जाता है, ओके। तो स्केलेबिलिटी भी मिल जाती है, ओके, मेमोरी और प्रोसेसर के लिए। तो अगर मुझे प्राइमरी सर्वर बनाना है, सिर्फ सर्वर के सारा जो यूँ कहे कि इम्पोर्टेंट, एक प्राइमरी सर्वर है, दूसरा एंटरप्राइज है, तीसरा जो ऐसा समझो डेटा सेंटर्स है, तीनों एडिशन को यूज़ करो लेकिन अलग अलग तरीके से, ओके। तो तीनों भले ही एडिशन अलग अलग है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी तरह से यूज़ हो इस वजह से, ओके।
तो मेमोरी और प्रोसेसर जो है सपोर्ट ये करता था, ओके। तो वो इसकी स्केबिलिटी के हिसाब से, लेकिन एंटरप्राइज डेटा सेंटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप स्टैंडर्ड एडिशन को, जो अभी क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वर्जन हो चुका है आपके, कोई भी स्टैंडर्ड एडिशन की आप बात करें तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड एडिशन मोस्ट कॉमन सर्वर बन चुका है आज के टाइम के अंदर, ओके। तो ये एंटरप्राइज डेटा सेंटर एडिशन जो ये लिमिटेड है वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, मेमोरी प्रोसेसर वगैरह में थोड़ा बहुत जो है लिमिटेड था, ओके। तो स्टैंडर्ड एडिशन को खास तरह से बनाया गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको डिप्लॉय कर सको, अच्छी तरह से वर्जन आपको बढ़ा सको। तो अगर मैं ये पुराने वाले से भी मैं नया टावर सर्वर लेता हूँ तो भी आप इस तरह से दे सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। इसको रैक सर्वर में भी बना सकते हो। अगर मैं आपका डेटा जो है पुराना वाला टावर सर्वर मुझे रैक सर्वर में डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो अगर हम बेसिक विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 264 स्टैंडर्ड एडिशन की हम बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखना कि सिस्टम जब सपोर्ट करता है तो ये 464 प्रोसेसर सॉकेट जो होते हैं जिसके अंदर 32 GB मेमोरी एंड सपोर्ट करता है, ये चीज़ याद रखना, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे 150 कंप्यूटर है, कंपनी आ रही है, कंपनी कह रही है, कंपनी का एम्प्लॉय कह रहा है, कंपनी के CEO कह रहे हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, इस तरह से करना है, ओके। तो अगर कोई गेमिंग की कंपनी है, गेमिंग बनाने वाली कंपनी, तो वो कहेगी कि मैं हमारी गेमिंग अच्छी तरह से चलनी चाहिए, हमारी स्ट्रीमिंग अच्छी चलनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपका प्रोसेसर होगा, आपका मेमोरी होगी, आपकी सिस्टम्स होगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन काम की चीज़ है, ओके। तो अब बात करें 32 GB मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए, ओके। आपके पास भले ही मेमोरी की ज़्यादा, लेकिन 32 GB तो मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए, ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर आपके पास इस अच्छी तरह से मेमोरी नहीं, रैम नहीं होगी तो वो प्रोसेसर के साथ अच्छी तरह से डेटा जो है ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके घर के अंदर अगर टावर सर्वर लगाना चाहते हो या जिस तरह छोटा मिनी सर्वर लगा सकते हो होम, तो स्टैंडर्ड एडिशन के लिए ये काफ़ी बेहतर होता है, ओके। हमारे घर के अंदर छोटा सर्वर लगाते हैं विंडोज़ की तो स्टैंडर्ड एडिशन हमारे लिए इनफ है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो सभी सर्वर्स के अंदर रोल्स जो होते हैं ये स्टैंडर्ड सर्वर के अंदर आपको मिल जाते हैं। रोल्स क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। रोल्स किस लिए होते हैं, क्योंकि अगर कोई सिस्टम को हमें नहीं एंटर करता तो हम सर्वर के अंदर रोल्स एंटर करते हैं, ओके। 2000 विंडोज सर्वर 2003 के अंदर हम स्क्रिप्ट एंटर करते थे, हम प्रोग्राम एंटर करते थे, लेकिन उसको रोल्स में नाम दिया गया, ओके। तो उसके साथ एक्सप्रेशन क्लस्टरिंग वगैरह, क्रॉस फायर रेप्लिकेटर जिसको DFSR टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वगैरह जो है ये सारे सर्विसेज स्टैंडर्ड एडिशन में आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ओके। तो इसके अंदर सर्वर की मेमोरी आप ये भी लगा सकते हो, DDR4 भी लगा सकते हो, DDR3 भी लगा सकते हो। ऑलमोस्ट आप कोई भी इस तरह से पुराना सर्वर भी लेते हो ये वाला तो DDR3 और 2 तो आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन 3 तो यूज़ करनी ही चाहिए, ओके। और अगर आप चाहते हो कि होम का अच्छा सर्वर तो DDR4 बेहतर है, ओके। और वो भी ऑलमोस्ट 32 GB की होना ही चाहिए, तभी आपका सर्वर जो है फास्ट काम कर पाएगा। तो अगर मैंने आपको हार्डवेयर के अंदर ये सब कुछ समझाया था कि सर्वर जो होता है मेन बजट पर बनता है, ओके। जितना बजट अच्छा होगा सर्वर का सेटअप अच्छा बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि पीसीस और डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर और एम्प्लॉयज़ वगैरह लिस्ट होती है आपके पास होनी चाहिए, उस हिसाब से सर्वर बनता है जिसके अंदर डेस्कटॉप हो गए, कितने लैपटॉप हो गए, कितने प्रिंटर हो गए, कितने मोबाइल वगैरह, बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह हो गए, वो आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। वो किस तरह से होती है इस वीडियो की पूरी जानकारी कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट की तरह इस सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये जो है ये पूरे जो है मैंने डिटेल में समझाया है, सब कुछ मैं समझाया पीछे से। नेटवर्क वगैरह हो गया तो नेटवर्क के अंदर ईथरनेट यूज़ करना चाहते हो, Cat6 केबल या Cat8 केबल या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाना चाहते हो, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यूज़ करना चाहते हो तो फाइबर केबल या SAP या QSAP पर चलाना चाहते हो, ओके।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो ये समझिए, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना चुका हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि सर्वर ऐसी चीज़ डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। स्विचेस की हम बात करते हैं, ईथरनेट जो होती है, ईथरनेट जिसके अंदर कैटालिस स्विच, मैनेजेबल स्विच और भी बहुत सारी स्विचेस होती है। तो कौन से टाइप की स्विच रखोगे, तो ऑलमोस्ट मैनेजेबल स्विच रखो आप, ओके। और फाइबर पे ही आप अपना सिस्टम रखो। लेकिन ईथरनेट यूज़ करना चाहता है, ईथरनेट स्विच लगा सकता है, आपके पास बजट नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, या फिर अच्छा बनना चाहता हो फाइबर स्विच अच्छी, ओके, अच्छी। और उसके अलावा वायरलेस भी आती है, वायरलेस स्विच टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है आज के टाइम के अंदर। राउटर की हम बात करें तो राउटर की भी आपको ये चीज़ ज़रूरी है, ओके। तो ये डिवाइस मॉड्यूलर राउटर वगैरह जिसके अंदर ईथरनेट और फाइबर ऑप्टिकल राउटर रखे, और वायरलेस एंटीना ट्रांसमीटर राउटर, इसे टावर के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो बिल्डिंग के ऊपर हम जब टावर लगाते हैं जिसके अंदर पैपलिंग कंपनी होगी, सिस्को कंपनी होगी, तो हमारे वायरलेस एंटीनास या फिर टावर को जिसके अंदर सेक्टर एंटीना हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ग्रिड एंटीना हो गया, ये एंटीना जो होते हैं ये टावर्स की तरह काम करते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे वायरलेस ट्रांसमीटर करते हैं। डीएसएल राउटर हो गया, डीएसएल राउटर के अंदर आपको एक्सेस पॉइंट वगैरह डीएसएल टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल जाती है। और पावर की हम बात करें तो पावर की सिस्टम जो है, पावर की टेक्नोलॉजी है, तो पावर जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट, जो हमारे इम्पोर्टेंट पावर तो होता है वो अच्छी तरह से केबल्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के केबल होने चाहिए। ऊपर से बैकअप पावर सिस्टम भी होना चाहिए जिसके अंदर यूपीएस सिस्टम होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर यूनिट भी होना चाहिए। उसके साथ सेफ्टी स्विचेस भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी लोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप होना ज़रूरी है। इमरजेंसी पावर भी होना चाहिए जिसके अंदर अगर हमारी लाइट चली जाती है तो जनरेटर और थ्री फेज, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था, ओके। तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए कॉम सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। सर्वर का नेटवर्क सेटअप करते हो तो यहाँ पर ध्यान में रखना इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि फाइबर एनएससी, आपको फाइबर एनएससी कार्ड लगाना ज़रूरी है सर्वर के अंदर। अगर रैक सर्वर करो तो फाइबर केबल भी यूज़ करो, ओके। इसके अंदर QSFP अच्छा बेहतर ऑप्शन है आज के टाइम के अंदर। सर्वर रूम बेहतर होना चाहिए, सर्वर रूम के अंदर जितने भी डिवाइस की मेन स्विचेस के अंदर मेन स्विचेस की आप केबल ला सकते हो, कनेक्शन कर सकते हो। सर्वर रूम जो है बेहतर अच्छी तरह से बनना चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मैंने आपको सब कुछ समझाया था। पानी हो गया, फायर हो गया, डस्ट वगैरह जो इसकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इस सभी की मैंने प्लेलिस्ट में, मैंने सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा चुका हूँ। टेक्निकल रूम मतलब कि इस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर की कार्ड होना चाहिए, ओके। की कार्ड बोलो या बायोमेट्रिक की, या फिर आप सेंसर या फिर आई स्कैनर ले लो, तो सर्वर रूम की या बायो स्कैनर कोई भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओके। तो फिजिकल रूम सिक्योरिटी का मतलब कि आपकी कुछ सर्वर रूम के सामने कोई 2-3 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ओके। सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो पहले मशीन की हम बात करें तो मशीन के हार्डवेयर जो होते हैं, आप टावर टाइप का लगाना चाहते हो या फ्लैट टाइप का लगाना चाहते हो जिसको रैक माउंटेड कहते हैं, या बेल्ट सर्वर लगाना, या फिर रैक ऑफ सर्वर सिस्टम्स लगाना चाहते हो, डिपेंड करता है आपकी सर्वर की डेटा स्टोरेज के ऊपर, ओके। जिस तरह से ये काम करते हैं इस तरह से सर्वर की फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए, ओके। सर्वर जो हमारा अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, कवर होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में। सर्वर की रैक के बारे में समझाया था, सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए। सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको कूलिंग सिस्टम वगैरह, ओके, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, सिक्योरिटी जिसके अंदर जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परचेस करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अगर मान के चलो कि मैं विंडोज सर्वर 2020-21 खरीदना चाहता हूँ लेटेस्ट, तो मुझे परचेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए $1,000 है तो 1000 या $1200 है तो $1200 देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं लिनक्स पर चलाना चाहता हूँ तो लिनक्स भी आप चला सकते हो, ओके। ऑलमोस्ट वो भी मैं समझाऊंगा कि लिनक्स कैसे यूज़ करना होता है। आपको फिर डोमेन भी खरीदना पड़ता है, डोमेन की भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ओके। आपकी कंपनीज की ये भी समझाया था। और दूसरी भी जो है परचेस करने होते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, फायरवॉल वगैरह आपको लगानी पड़ती है, फायरवॉल कैमरा लगाना होते हैं, ओके। कैमरा क्यों लगाने पड़ते हैं मैंने आपको बताया था सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको
कनेक्शंस वगैरह, और नेटवर्क के अंदर तो खास मैंने बताया था फायरवॉल कैसे कम्युनिकेशन होती है। तो फिजिकल सिक्योरिटी मैंने मेंटेन और उसको मेंटेन भी करना जरूरी था। सर्वर मेंटेनर होता है जिसको हम सर्वर इंजीनियर बोलते हैं, नेटवर्क मेंटेनर नेटवर्क इंजीनियर होते हैं। अगर दोनों चीज़ यूज़ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए जो कि जिसको सिक्योरिटी हमेशा चेक करे, और कंपनी की और सीईओ है उसके हिसाब से काम करना होता है। ओके, अगर सीईओ ने किया है कि मुझे डेटा को और आगे बढ़ाना होता है तो उसके लिए अच्छी तरह से सेटअप की हम बात करें तो डिपार्टमेंट हमारे मशीन जो होती है सेटअप के ऊपर डिपार्टमेंट हिसाब अलग से काम करना, और लैब असिस्टेंट भी आपको ज़रूरी होता है। लैब असिस्टेंट का मतलब कि लैब के हिसाब से हमारा काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लैब की जो हमारे अलग अलग सिस्टम्स होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रिंटर के अंदर तो प्रिंटर को ठीक करेगा, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो कनेक्शन को ठीक करेगा। एडमिन बिल्डिंग जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है तो उसके लॉक वगैरह लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की लिस्ट आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर, एम्प्लॉय लिस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय के ऊपर हमें नज़र भी रखनी होती है। सर्वर इंजीनियर सभी की चीज़ों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो गुड वर्जन है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से सपोर्ट तब करेगा जब आपके पास अच्छी तरह से काम होगा। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन का आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी, तो डोमेन कंट्रोलर ये सभी एडिशन के अंदर होता है, और ये डोमेन कंट्रोलर है तभी आपका सर्वर बनता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट होता है कि सभी सर्वर के अंदर डोमेन कंट्रोलर या फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सिस्टम ये सिस्टम होती है। यही प्रोग्राम जो है सर्वर को सर्वर बनाती है, सर्वर को रियल एक्चुअली मेन अलग दूसरे कंप्यूटर से सर्वर बनाती है। यूटिलिटी सर्वर, यूटिलिटी का मतलब कि जो अब सर्वर बन चुका है लेकिन उसके बाद में जितने भी फीचर्स होते हैं जो आप एंटर करोगे, जैसे कि डीएनएस हो गया, टीएससीपी हो गया, रेड सर्वर हो गया, फिर आपका प्रिंट सर्वर हो गया, फिर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, फीचर्स वगैरह होती है, तो यूटिलिटी सर्वर्स के अंदर फीचर्स सर्वर एडिशन के अंदर मिल जाती है। ओके, वो मैं आगे जाके अच्छी तरह से मैं समझाऊँ कि स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह होती है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। फिर फाइल सर्वर हो गया, इन सभी की जो है सर्वर अलग अलग टाइप में बताता हूँ। ओके, वो मैं सभी कुछ में जो है प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, टोटली प्रैक्टिकल बताऊँगा, और शेयर पॉइंट सर्वर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो होता है हमारा मेन चीज़ ये क्या है, हमारा अगर घर के अंदर 10 कंप्यूटर है या 12 कंप्यूटर का आपका नेटवर्क है तो इसको भी आप सर्वर बनाना चाहते हो 10 या 12 कंप्यूटर, तो ये स्टैंडर्ड एडिशन आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि सर्वर का मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर होना चाहिए, उसकी हार्डवेयर सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, तब ये जो है सर्वर अच्छी तरह से काम कर पाएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी हो या स्मॉल हो या कोई भी आप यूज़ करते तो स्टैंडर्ड एडिशन जो है काफ़ी है। इसकी मोस्ट नेटवर्क सर्विसेज जो होती है वो स्टैंडर्ड पर चलना पसंद करती है। ओके, स्टैंडर्ड पर ही यूज़ करती है। अब स्टैंडर्ड सर्वर को इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशन को माइक्रोसॉफ्ट की स्टैंडर्ड एडिशन सॉफ्टवेयर एडिशन को रैक्स माउंटेड सर्वर पर लगाओ या फिर टावर सर्वर पर लगाओ। ओके, इसकी पूरी जानकारी मैंने सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझाया था। ओके, और ये एडिशन और रैक्स माउंटेड सिस्टम होते हैं आपको मैंने समझाया था। और अगर आप चाहते हो कि आपका कंपनी की सीईओ की वेबसाइट जो है काफ़ी फेमस होने लगी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, पब्लिक भी बहुत कुछ जो है आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसे में जो है जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा उस हिसाब से आपको फिर रूम भी आगे बढ़ाना होता है। देख सकते हो कि ये डेटा सेंटर से ये डेटा है, देख सकते हो ये डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। ओके, तो इस हिसाब से जो है आपका लैंड सिस्टम जो है बढ़ेगा। ओके, इसका लोड भी बढ़ेगा, तो हैंडल करने के लिए भी आपको बहुत सारे अलग अलग स्मॉल से लार्ज लेवल पर जाते हो आप कोई डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो जो है आपको डिमांड के हिसाब से बढ़ने होते हैं सर्वर को। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो उस हिसाब से नेटवर्क को भी आपको बढ़ाना होगा, आपका लैंड नेटवर्क भी बढ़ाना होगा। ओके, कंपनी के अंदर के सर्वर के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हो उसको लैंड नेटवर्क ही बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क ही बोला जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सर्वर जो हमारा काम करता है लैंड नेटवर्क पर ही काम करता है, कभी भी जो है वो वैन टेक्नोलॉजी में तब काम करता है जब हमें उस सर्वर को पब्लिकली लॉन्च करना हो या फिर ऑनलाइन लेकर आना हो। ओके,
ऑलमोस्ट जितने भी कंपनीज होती है वो इम्पोर्टेंट सर्वर्स को हमेशा अपने अंडर रखती है, ओके। और पब्लिक सर्वर्स को तभी वो लॉन्च करती है जो उनकी वेबसाइट, जिनकी गूगल है, तो गूगल जो उतना ही सेटिंग्स देगी जो आपके लिए रखी गई है। और जो डेटा जो है आपका वो स्टोर होता है इस तरह की हार्ड डिस्क के अंदर से, देख सकते हो कि आपके सामने ये जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको स्टोरेज डेटा बोलते हैं। और स्टोरेज का सिस्टम आपको करने के लिए इतनी सारी हार्ड डिस्क लगती है। अब ये कैसे कब लगती है, जैसे जैसे डेटा बढ़ती है, ज़रूरत बढ़ती है, तब हम धीरे धीरे करके इस सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं, ओके। तो इस तरह की जो रैक माउंटेंस देख सकते हो कि इसके अंदर भी स्टैंडर्ड एडिशन लगा सकते हो। देख सकते हो कि 2 प्रोसेसर है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो काफ़ी बेहतर आपको पता चल जाएगा, ओके। ऑलमोस्ट तो अच्छा हार्डवेयर है तो इसके पीछे जो है नेटवर्क का भी कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ये रैक माउंटेड सर्वर के अंदर आपको ये जो देख सकते हो ये फाइबर पर भी आपको काम दे सकते हो कि QSFP फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स पर ज़्यादातर हम रखते हैं सर्वर को कनेक्शन को, क्योंकि वो जो काफ़ी फास्ट काम करती है। हमारी मास्टर सर्विस स्विच जो होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मास्टर स्विच को हमेशा फाइबर ऑप्टिकल पर ही रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से रिप्लाई देता है, ट्रांसमिटिंग अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। और ये SFP पोर्ट है, SFP स्विच है। और यहाँ पर जो QSFP है वो भी मॉड्यूलर पोर्ट है। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि इसको निकाल कर फिर दूसरा भी मॉड्यूल डाल सकते हो, ओके। ये स्विच आपको इस तरह से लेनी चाहिए, मैनेजेबल स्विच है। लेकिन अब सर्वर की हम बात कर रहे हैं, माउंटेन सर्वर्स के अंदर हमेशा मैं कहता आया हूँ, ये नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वर नेटवर्क प्लेलिस्ट में आपको मैंने बताया है और हार्डवेयर के अंदर भी बताया है कि हमेशा आपकी जो सर्वर की हार्डवेयर जो है वो फाइबर ऑप्टिकल रखे। नेटवर्क के पार्ट के अंदर बात करूँ तो फाइबर ऑप्टिकल के लिए आपको, अगर फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम नहीं है आपके सर्वर के अंदर, लेकिन PCI कार्ड है आपके पास और मदरबोर्ड लेटेस्ट जनरेशन का है सर्वर का, तो ये जो है आप लगा सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल का सिस्टम। लेकिन मैं कहूँगा QSFP कार्ड लीजिए, भले थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन QSFP जो पोर्ट होता है फाइबर ऑप्टिकल, जिसको गीगाबिट बोलते हैं या फिर गीग इथरनेट बोलते हैं, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो गीग इथरनेट आता है या गीगाबिट इथरनेट आता है। तो ये चीज़ें आपको देख सकते हो कि इस तरह की आपको SFP पोर्ट मिल जाते हैं, इस तरह के जो है कार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा नेटवर्क चलता है, इसी को ही जो है पूरा सर्वर की रिप्लाई देना होता है नेटवर्क के अंदर, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो है देख सकते हो कि स्विच की है। अब ये देख सकते हो कि 25 से 50 GB से 50 से 100 GB तक ये जो है आपका ट्रांसमिटिंग होता है जब आप ऑप्टिकल फाइबर का सिस्टम रखते हो। तो TOR स्विच होती है, बीच में सर्वर्स होती है, नीचे एक्सेलेरेटर होती है, जो आपका नेटवर्क वगैरह नेटवर्क एप्लीकेशन और SSD आगे जाके अच्छी तरह से मैं इसको समझाऊंगा, ओके। लेकिन अभी ये समझा रहा हूँ कि जितना फाइबर पर होगा, अच्छी सर्विसेज के लिए अच्छी नेटवर्क स्विच भी चाहिए, ओके। ये चीज़ स्विच अच्छी होगी तो काफ़ी अच्छी फास्ट आपका सर्वर सिस्टम बनेगा, जिसके अंदर 24, 14, 15 या 100 GB ऑलमोस्ट जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऑप्टिकल का बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चुने। अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, या तो फिर आप चाहते हो कि भले ही स्विच अच्छी तरह से काम करे, सर्वर अच्छी तरह से फास्ट काम करे, तो नेटवर्क जितना पावरफुल होगा, वो मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बहुत कुछ समझाया। नेटवर्क के अंदर सब कुछ मैंने इसकी पूरी जानकारी मैंने दी है। तो नेटवर्क के अंदर और सर्वर नेटवर्क के अंदर, ओके। तो सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ समझाया। तो सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर पहली बार रैक सर्वर ले तो इस तरह से छोटा रैक सर्वर भी ले सकते हो, ओके, जिनमें ऑलमोस्ट 2 या 3 हार्ड डिस्क होती है, ओके। ये सर्वर नेटवर्क रैक स्विच और रैक टेक्नोलॉजी आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, ओके। तो सर्वर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टम्स होती है। इसके साथ देख सकते हैं कि सर्वर के अंदर देख सकते हो कि हार्ड डिस्क देख सकते हैं आप, ये हार्ड डिस्क है, ओके। ये एक सर्वर है, लेकिन ये स्टोरेज सिस्टम है। देख सकते हैं कि इस हार्ड डिस्क को स्टोर करने के लिए कितने सारी डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी सारी जो है हार्ड डिस्क रखी हुई है। जैसे जैसे डेटा बढ़ते हैं तो सर्वर भी इस तरह से लाने पड़ते हैं, ओके। ये कोई मामूली सर्वर्स नहीं है कि कम से कम 1.5-2 लाख के सर्वर आते हैं, ओके। तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा आ सकती है आपके पास। तो ये मैंने आपको समझाया
एडिशंस के बारे में, एंटरप्राइज एडिशन की हम बात करते हैं। ओके, तो एंटरप्राइज एडिशन किस तरह से काम करेगा, एंटरप्राइज विंडोज सर्वर के अंदर कैसे काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट, उसकी भी क्या डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।